जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन को अब और तेज कर दिया गया। खबर आ रही है कि आतंकियों की जड़ों को काटने के लिए उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो किसी न किसी रूप से आतंकियों के मददगार साबित होते हैं। रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन को भी सुरक्षा तंत्र की इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक ऐसा अभियान शुरू किया गया जो दहशतगर्दी के मंसूबों को एक बड़ी चोट दे सकता है। आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कवायद। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या के खिलाफ बड़ा एक्शन। दहशतगर्दी की जड़ों पर सुरक्षा तंत्र का प्रहार। रोहिंग्या बस्तियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की दबिश। आतंक के नासूर ने जम्मू कश्मीर को रह रहकर सताया है। वक्त वक्त पर दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर को वो जख्म दिए हैं जिन जख्मों की हुक पूरे सिस्टम को हिलाती रही है। लेकिन अब इसी आतंक के सफाई के लिए अब नई प्लानिंग, नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। प्लानिंग के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्ती पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इन बस्तियों में लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों इस बार रोहिंग्या जम्मू कश्मीर पुलिस के रडार पर है, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रोहिंग्या बस्ती पर एक्शन क्या लिया जा रहा है। असल में जिन लोगों ने रोहिंग्या को पनाह दी है, अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मकान मालिकों को जमीन खाली करवाने के लिए 1 महीने की मोहलत दी गई है। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या का हुक्का पानी बंद किया जा रहा है। उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब से कई साल पहले रोहिंग्या लोगों को जमीनों पर झुग्गियां बनाकर रहने की जगह दी गई थी। इस दौरान बिजली और पानी की सुविधा नहीं दी गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों से साठगांठ करके पिछले कई सालों से बिजली पानी का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए अब रोहिंग्या बस्तियां जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर आ गई हैं। और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर रोहिंग्या बस्ती पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी दबिश क्यों चला रखी है। दरअसल ये वो लोग हैं जो सालों से अवैध रूप से बस्तियां बनाकर यहाँ रह रहे हैं। इन पर शिकंजा कसने का मतलब है आतंक के उस नेटवर्क को ध्वस्त करना जिसका इस्तेमाल करके आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। यही वजह है कि जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अवैध रूप से रह रहे 4 रोहिंग्याओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उनसे पूछताछ के दौरान कई अहम बातों का पता चला है। उसी जानकारी के आधार पर धरपकड़ को और तेज किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी सिलसिले में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। इसी छापेमारी के दौरान 2 महिलाओं समेत 4 ओवरग्राउंड वर्करों को शिकंजे में लिया गया है। ये सभी आतंकियों की किसी न किसी रूप में मदद कर रहे थे। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों पर एक रेड चल रही है और टेरर पर शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि ये बता सकते हैं कि OGW के बिना मदद नहीं ले सकते थे आतंकी, आप उन्हीं OGW पर अब शिकंजा कसा जा रहा है पुलिस का, क्या कहेंगे? जम्मू जोन में जो आतंकी घटनाएं हुई थी उस संदर्भ में जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो OGW कहते हैं जिसे, उनके खिलाफ हमारी लगातार सर्चेस चल रही हैं और हमने भी हाल ही में 7 प्रॉपर्टी भी अटैच की है और आगे फर्दर भविष्य में भी इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आनंद सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? क्योंकि हिरासत में के लिए हमने काफी लोगों को लाया है और पूछताछ के लिए काफी लोगों को लाया गया है और अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के दावे के मुताबिक बीते कुछ सालों में ऐसी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया जिसके आतंकी या तो रोहिंग्या बस्ती में या फिर शहर के बीचों बीच किराए का मकान लेकर रह रहे थे। रोहिंग्या बस्ती हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके, इन दोनों ही जगहों पर आतंकियों को ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है कि उन मकान मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया। आतंकी घटनाओं में जो सम्मिलित रहेंगे उनके खिलाफ हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ जैसे सर्च हमने की है और PSA और बाकी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आपकी इस कार्रवाई से मदद मिल रही है क्योंकि बड़े लंबे समय से कुछ ऐसी घटना घटी नहीं है, लेकिन NSG की भी मदद ली जाएगी अब जम्मू संभाग में? सभी जगह पे सभी तरफ से हम मुस्तैद हैं और तैयार हैं इस संदर्भ को लेकर और आगे भी इसमें और कार्रवाई की जाएगी।
ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग होते हैं जो आतंकियों के नेटवर्क को विस्तार देने का काम करते हैं। ये लोग स्थानीय होते हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी अपनी मदद के लिए करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों को अपने घरों में जगह देते हैं, आतंकियों के खाने पीने से लेकर गोला बारूद मुहैया करवाते हैं और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी तमाम सुविधाएं देते हैं। इतना ही नहीं, ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे लोग होते हैं जो स्थानीय लोगों का भरोसा जीतकर आतंकियों के लिए रेकी का काम भी करते हैं। इन्हीं के जरिए आतंकी सुरक्षा तंत्र से छिपने और फरार होने के रास्ते तलाशते हैं। यानी ये वो सीढ़ी होते हैं जिनके सहारे आतंकी वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। और ये सब कुछ ओवरग्राउंड वर्कर इसलिए करते हैं क्योंकि इसके एवज में मोटी रकम देने का लालच दिया जाता है। बदलते मौसम पे किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से रहेगी? जैसे धुंध पड़ जाती है बॉर्डर एरिया पे, तो ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए क्या आपकी मैन पावर को बढ़ाया जाएगा? सभी स्थिति में हम लड़ने के लिए तैयार हैं और अभी जैसे हमने सर्च की है और आगे भी हम लोग इनके खिलाफ OGW के खिलाफ कार्रवाई शुरू रखें। सर, अभी तक कितनी जगहों पे आपने कहा कि ये 50 से ज्यादा तो 50 से ज्यादा जगहों पे जो लोगों को हिरासत मिली है वो कितने लोगों की तादाद? पूछताछ चल रही है उनसे और काफी लोगों को हमने लाया है पूछताछ के लिए और अभी पूछताछ आगे और जारी रहेगी। पूछताछ में कुछ मदद मिली सर? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, उसके बाद रियासी, राजौरी, पुंछ और गांदरबल समेत कई जगहों पर हुए आतंकी हमलों में ओवरग्राउंड वर्कर की भूमिका सामने आ चुकी है। यही वजह है कि आतंक की फैक्ट्री को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन लोगों को सबक सिखाया जा रहा है जो चंद पैसों के लालच में आतंकियों का साथ देते हैं और देश से गद्दारी करते हैं। अजमेर का रुख करेंगे। जानकारी है कि नाम छुपाकर रेप के बाद हत्या से जुड़े मामले में एक अपडेट आया है। अजमेर पॉक्सो कोर्ट आज सुना सकता है इस पूरे मामले में फैसला। पिसांगन थाने में 23 मार्च 2022 को एक केस दर्ज करवाया गया था। उत्तर प्रदेश निवासी अरशद ने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी। नाम छिपाकर दोस्ती कर पहले लड़की को प्रेम के जाल में फंसाया था। बताया जा रहा है अरशद ने अजमेर पहुंचकर लड़की को अपने पास बुलाया। लड़की को उत्तर प्रदेश ले जाना चाहता था, वो इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी। परिजनों को लड़की की गर्दन कटी लाश मिली थी। पुलिस ने पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अजमेर से पहुंचा रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है पॉक्सो कोर्ट आज इस पूरे मामले पर फैसला सुना सकता है। पिसांगन थाने में 23 मार्च 2022 को यह पूरा मामला दर्ज करवाया गया था जिसमें सुनवाई हो रही थी। उत्तर प्रदेश का निवासी आरोपी बताया जा रहा है और जानकारी है कि नाम छुपाकर सोशल मीडिया पर उसने मासूम बच्ची के साथ दोस्ती की थी। उसके बाद दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, नाम बदलकर आरोपी ने दुष्कर्म किया था और उसके बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी। आज इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है, आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आज इस पूरे मामले पर फैसला आने वाला है। जो न्यायाधीश है वो इस मामले में फैसला सुनाएंगे। एक बड़ा जो सनसनीखेज ये पूरा मामला था, 2022 का ये मामला है। 23 मार्च 2022 को जब एक युवक यूपी का निवासी है वो अजमेर पहुंचता है। उसने जो सोशल मीडिया पर अपने आप को कुछ और नाम से बताया था। जब यहाँ वो लड़के से मिला और लड़के से जब बातचीत हुई तो उसकी सोशल जो प्लेटफॉर्म है उसको चेक किया गया था। वो परिवार ने भी नाराजगी व्यक्त की और लड़की को भी समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी वह यहाँ पर अजमेर आ गया था और लड़की को उसने अपने जाल में फंसा लिया था। ऐसे में उसने को बुलाया था और उसके बाद उसकी यहाँ पर जो है हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद इस मामले में लव जिहाद को लेकर जो है मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही पॉक्सो एक्ट में, क्योंकि लड़की नाबालिग थी, उस मामले इस मामले में और मुकदमे दर्ज किए गए और उसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। हत्या की वारदात के बाद जो है पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को, तथ्यों को, सबको जो है न्यायालय के समक्ष रखा था। जिस मामले में एक बड़ा फैसला है वो आने जा रहा है। अब तो किस तरह का ये फैसला रहता है, निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ा फैसला होगा और जाहिर सी बात है नजीर पेश हो सके ताकि ऐसी घटनाओं को जो अंजाम देने वाले आरोपी हैं उनकी शरीर जो है सिहर जाए अंजाम देने से पहले। बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए अशोक। जयपुर के चाकसू से खबर है, बेकाबू ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया है। हादसे में दोनों व्यक्तियों की जान चली गई। सड़क किनारे 2 लोगों को कुचल दिया गया है। बताया जा रहा है ये बैठे हुए थे दोनों व्यक्ति, इसी दौरान ये हादसा हो जाता है जहां पर एक बेकाबू ट्रक जो है वो आता है और उनको कुचलते हुए निकल जाता है। मृतक चांद बाबू और अजहर उत्तर प्रदेश के रामपुर के निवासी थे। हाईवे किनारे बैठकर ये कपड़े बेचा करते थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। चाकसू के हाईवे स्थित बालाजी होटल के पास की यह घटना बताई जा रही है।
पटना में बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन वापस लेने की मांग कर रहे छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो गया कि इन छात्रों को पुलिस हटाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा पुलिस को। शुक्रवार रात तक हुए इस प्रदर्शन के बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी ने जब स्पष्टीकरण दिया तब कहीं जाकर छात्र शांत हुए। लेकिन इसके अलावा भी छात्रों की दो और मांग है जिस पर छात्रों के साथ कोचिंग संचालक भी अड़े हुए हैं। देखिए रिपोर्ट में। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर उतर गए। लेकिन हालात तब ज्यादा बिगड़ गए जब छात्रों ने बीपीएससी दफ्तर के बाहर उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद छात्रों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। आज दिन भर गर्दनी बाग इसी धरना स्थल पर छात्रों ने आंदोलन किया और अब शाम होते होते बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से खबर आई है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग ने फैसला ले लिया है। देखते ही देखते छात्रों का प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद पटना के चर्चित खान सर और गुरु रहमान छात्रों का समर्थन करने उनके बीच पहुंच गए। पूरा दिन यह हाई वोल्टेज ड्रामा पटना की सड़कों पर चलता रहा। इस बीच कई खबर आई कि पुलिस खान सर को उठाकर ले गई है। हालांकि बाद में पुलिस ने साफ कर दिया कि खान सर को ना तो हिरासत में लिया गया है, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हालांकि रात होते होते बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन के फैसले को वापस ले लिया। बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है, 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधित भ्रामक खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही हैं। आयोग इससे हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबरें कैसे फैली, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंध में कोई प्रस्ताव ही नहीं था। बीपीएससी का कहना है कि कुछ कोचिंग संचालकों और छात्र नेताओं द्वारा ये गलत खबर फैलाकर छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी की तरफ से स्पष्टीकरण के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। नॉर्मलाइजेशन के लिए ले लिया, इसके लिए निश्चित रूप से आयोग ने बहुत हरदर्मिता की बात लिया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 80,000 लोगों का फॉर्म आयोग के सर्वर डाउन होने के कारण नहीं भरा गया, उसको रीओपन किया जाए और परीक्षा के समय लड़के रोड पर हैं, उनको परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। दरअसल छात्र सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की मांग नहीं कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए वेबसाइट रीओपन किया जाए, बीपीएससी परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए। छात्रों का कहना है कि सर्वर डाउन होने की वजह से हजारों छात्र बीपीएससी परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए थे, इसीलिए फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट एक बार फिर से रीओपन किया जाए ताकि जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे वो फिर से फॉर्म भर सके। जबकि दूसरी मांग है कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने का समय दिया जाए, इसलिए परीक्षा की तारीख को बढ़ाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के लिए ले लिया, इसके लिए निश्चित रूप से आयोग ने बहुत हरदर्मिता की बात लिया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 80,000 लोगों का फॉर्म आयोग के सर्वर डाउन होने के कारण नहीं भरा गया, उसको रीओपन किया जाए और परीक्षा के समय लड़के रोड पर हैं, उनको परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। वही बीपीएससी का कहना है कि आयोग अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए कई तरह के सुधार करता रहता है। मल्टी पेपर का सेट तैयार करना भी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें परीक्षा का आयोजन किसी भी एक सेट से कराया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो परीक्षा की तैयारी करें और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दें। लेकिन जिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, आखिर वो है क्या, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकी प्रक्रिया है। अलग अलग पाली में हुई परीक्षा के अंकों को सामान्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक परीक्षा 2 पाली में हुई है। पहली पाली का पेपर दूसरी पाली के पेपर की तुलना में कठिन है। ऐसे में पहली पाली में बैठने वाले छात्रों को कम अंक मिलेंगे, जबकि दूसरी पाली में बैठने वाले छात्र ज्यादा अंक ले आएंगे। नॉर्मलाइजेशन के जरिए पहली पाली के छात्रों के अंकों को दूसरी पाली के छात्रों के अंकों के बराबर में लाया जा सकेगा। ये बात जैसे ही छात्रों को पता लगी, छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।
हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है कि बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की झूठी अफवाह फैलाई गई है, लेकिन जब तक आयोग अपना स्पष्टीकरण देता तब तक छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जिन्हें शांत कराने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। ऐसे में अब देखना होगा कि बीपीएससी का छात्रों की अन्य मांगों पर क्या बयान आता है, क्योंकि छात्र अभी भी फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट रीओपन करने और परीक्षा की तारीख को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हनुमानगढ़ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। तकरीबन 1 करोड़ का हीरोइन चिट्टा पकड़ा गया है। जिला विशेष टीम ने टिब्बी के गुड़िया गांव में कार्रवाई की। पुलिस ने मुखबिर से चिट्टा बिक्री का पहला वीडियो भी बनवा लिया है। सिकंदर खान को गिरफ्तार किया गया। अहमद नवाज भी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जो है पुलिस करे। बशीर पुलिस चौकी को कार्रवाई की भनक तक न लगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ राजू रामगढ़िया जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। राजू रामगढ़िया, जरा बताइएगा, जब्त हुई चिट्टा की कितनी कीमत होगी? जी, ये जो टिब्बी थाना क्षेत्र में चिड़िया गांव है, वहां पर जो है जिला विशेष टीम ने कार्रवाई की है और जो बरामद चिट्टा है 251 ग्राम, जिसकी करीब 1 करोड़ रुपए कीमत है। और इस मामले में चूंकि टिब्बी पुलिस को बशीर चौकी प्रभारी को कोई जानकारी नहीं मिली और जिला विशेष टीम ने एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की है। पहले जो है विशेष टीम ने जो है एक जो मुखबिर है उसके द्वारा वीडियो बनाया आरोपियों का चिट्टा बेचते का। जब पूरा कन्फर्म हुआ तो थाने से बाहर की टीम ने कार्रवाई की और इस पर जो है एसपी अरशद अली ने बशीर चौकी प्रभारी और बीट कांस्टेबल को भी निलंबित कर दिया है, क्योंकि आपको सूचना नहीं मिली, आपके क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नशा बिक रहा था और बाहर की टीम को सूचना मिली, बाहर की टीम ने कार्रवाई की। ऐसे में दोनों को सस्पेंड किया गया है। जो टिब्बी थानाधिकारी धर्मपाल, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 251 ग्राम चिट्टा बरामद किया और एक आरोपी सिकंदर खान को गिरफ्तार किया। मौके से अहमद नवाज एक आरोपी है, वो फरार होने में सफल हो गया, जिसकी तलाश चल रही है। जी, ये कहाँ के निवासी हैं दोनों आरोपी? जी बिल्कुल, ये दोनों चिड़िया गांव के निवासी हैं। दोनों ही नशा तस्करी में लिप्त थे। मुखबिर की जो सूचना पर पहले दोनों का चिट्टा बेचने का वीडियो बनाया गया। इसके बाद एसपी के निर्देश पर बाहर की टीम ने कार्रवाई की। एक आरोपी सिकंदर खान मौके से पकड़ा गया और अहमद नवाज जो है फरार है। जी, बहुत शुक्रिया राजू जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर बता रहे थे हमारे संवाददाता राजू रामगढ़िया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुखबिर की सूचना के आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को टीम ने अंजाम दिया है। हालांकि एक आरोपी को दबोचा गया है, एक आरोपी जो है वो अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश के लिए टीमों का गठन किया जाएगा और उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि जो जब्त की गई है उसकी सामान की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आरोपियों का सबसे पहले तो टीम ने वीडियो बनाया चिट्टा बेचते हुए और उसके बाद उन लोगों को जो वीडियो मिल गया तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अंतिम छोर तक बैठे लोगों को पहुंचाने में जुटी केंद्र सरकार ने राजस्थान को एक बड़ी सौगात दी। अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ये घोषणा पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। इसके अलावा देश में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने की भी मंजूरी है। और करौली जिले वासियों के लिए बहुत खुशी और शुभकामनाओं का दिन है, मैं उनको बधाई देता हूँ। राजस्थान को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। प्रदेश के 7 जिलों में खोले जाएंगे 9 केंद्रीय विद्यालय। 8,640 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। इस समय देश में तकरीबन 1,256 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इस संख्या में इजाफा होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में सरकार ने देश में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। ये सभी स्कूल देश के 19 राज्यों में खुलेंगे, जिनमें से 9 केंद्रीय विद्यालय अकेले राजस्थान के 7 जिलों में खोले जाएंगे। सबसे ज्यादा 13 केंद्रीय विद्यालय जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। आज मेरे लिए और पूरे समस्त क्षेत्रवासियों के लिए खुशी का विषय है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंडौन के अंदर आज केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की है। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे संसदीय क्षेत्र वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये केंद्रीय विद्यालय हमारे क्षेत्र के युवाओं को और आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान देगा। जिन 7 जिलों में स्कूलों को खोला जाएगा उनमें राजसमंद और श्रीगंगानगर में 2-2 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इसके अलावा जोधपुर, करौली, नागौर, अलवर और दौसा में 1-1 केंद्रीय विद्यालय को खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने राजसमंद जिले को एक बार फिर बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार की नई घोषणा के अनुसार अब राजसमंद जिले में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ऐसे में राजसमंद की जनता अब केंद्र सरकार का आभार जता रही है कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में जो सौगात मिली है वो कहीं न कहीं इस जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अब अगर बात करें कि 7 जिलों की वो कौन सी जगह होंगी जहां केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा, तो आपको बता दें श्रीगंगानगर के सतराना श्रीकरणपुर में, राजसमंद के राजसमंद शहर और भीम में, जोधपुर के फलौदी शहर में, करौली के हिंडौन सिटी में, नागौर के मेड़ता में, अलवर के राजगढ़, दौसा के महुआ शहर में केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होगा। इन 9 विद्यालयों के खुलने से प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 73 से बढ़कर अब 82 हो जाएगी। श्रीगंगानगर जिले के बीएसएफ श्रीकरणपुर और बीएसएफ सतराना में 2 नए केंद्रीय विद्यालयों की घोषणा मोदी कैबिनेट के द्वारा खोले जाने की जा चुकी है। ऐसे में श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में नए केंद्रीय विद्यालयों के खुल जाने के बाद राजस्थान का शैक्षणिक ढांचा और बेहतर और मजबूत हो सकेगा। प्रदेश समेत कुल 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी मिली, जिनके लिए सरकार की तरफ से 8,232 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। इन स्कूलों के खुलने से देश के 82,000 छात्रों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी। इसके साथ ही 5,000 से ज्यादा लोगों को शिक्षक समेत दूसरे पदों पर नौकरी मिलेगी। जिन 28 नए नवोदय विद्यालयों को खोलने की घोषणा की गई, उनमें सबसे ज्यादा 8 नवोदय विद्यालय अरुणाचल प्रदेश में खोले जाएंगे। ये सभी स्कूल पीएम श्री स्कूलों के रूप में काम करेंगे। केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया है, जिसमें से 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान को मिले हैं। श्रीगंगानगर और राजसमंद के अंदर 2-2 केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी मिली है। वर्ष 2025-26 से इन केंद्रीय विद्यालयों का जो सेशन है, शैक्षणिक सत्र है, उसकी शुरुआत होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।